शादी की पहली रात में शौहर ने मेरा लहंगा उतारा, फिर सो गया, लेकिन हम नहीं की। अब रोज शौहर ऐसे ही करता, मेरे कपड़े उतार कर खुद सो जाता है। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने सोते हुए शौहर को। मेरा नाम एमन है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माँ बाप का इंतकाल हो गया। मैं अपने बहन और बहनोई की रहमो करम पर पल भर रही थी, लेकिन एक रात बहनोई ने इतनी गंदी हरकत की कि मेरी बहन ने बस झटपट मेरा रिश्ता तय करवाया था और मुझे रुखसत करके घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसके शौहर की गंदी नजर मुझ पर पड़ गई थी और वो अपने घर को बचाने के लिए मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। इसलिए उसने बस आंखें बंद करके मेरी रुखसती की और साफ लफ्जों में कह दिया कि आप पलट कर कभी इस दहलीज पर ना आना। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उसकी जिंदगी में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। मेरी खूबसूरती उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा रोब बन गई थी और मैं आंखों में आंसू लिए अपने शौहर के घर पहुंच गई थी। मेरा हर रिश्ता खत्म हो चुका था, अब बस ये एक रिश्ता बाकी था जो मेरे शौहर के साथ कुछ देर पहले ही कायम हुआ था। हम जैसी यतीम लड़कियों के साथ जमाना ऐसा ही सलूक करता है। माँ बाप के मरने के बाद जिस बड़ी बहन ने मुझे खुद अपने घर में जगह दी थी, अपने शौहर की वजह से ही उसने खुद मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब उसके लिए उसका घर मुझसे ज्यादा अहम हो चुका था। मैं अपने आंसू बहाए मैं ससुराल पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये काली शान सा महल था, हर तरह की आसाइश यहाँ मौजूद थी। मुझे रुखसत करवा कर लाने वाली मेरी सास ने बड़ी मोहब्बत से मुझे कमरे में बिठाया था और ये कहकर चली गई थी कि अब तुमने सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ ही गुजारनी है, कभी इसकी कोई शिकायत मेरे पास न लाना, बल्कि अपने मामलात इस कमरे में ही हल करना। उनके लहजे में अजीब तरह से नसीहत थी, जैसे कुछ समझाना चाहती हो, और फिर उनके जाने के बाद मैं खामोशी से कमरे का जायजा लेने लगी। मैं इतनी खुशकिस्मत तो नहीं थी कि एक छोटे से घर से उठकर इस बड़े से महल में आ जाती। आखिर क्यों मुझे ऐसी यतीम लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया गया? ये सवाल बार बार मेरे दिल में जन्म ले रहा था। कुछ ही देर गुजरी कि मेरा शौहर कमरे में आ गया और उस पर नजर पड़ते ही मैं बिल्कुल हैरान रह गई। यह हमारी पहली मुलाकात थी, पहली दफा मैं अपने शौहर को देख रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन ने बस आंखें बंद करके मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है, तो मेरी शादी किसी यारे गहरे किसी बड़ी उम्र के मर्द से ही की होगी। वैसे भी हम जैसी गरीब यतीम लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। ये देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी कि मेरा शौहर एक 27 साल का जवान और खूबसूरत मर्द था, जिसकी भूरी आंखें अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने आज तक इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। मुझे लगता था कि खूबसूरती का लफ्ज सिर्फ औरतों के लिए है, लेकिन अपने शौहर को देखकर मेरा हर ख्याल बदल गया था। अपनी बहन के लिए मेरा दिल साफ हो गया था कि उसने जल्दबाजी में मेरे हक में कोई बुरा फैसला नहीं किया था। मुझे महसूस हुआ था कि मेरे शौहर की गहरी नजरें मुझ पर जमी हुई थी, इसलिए मैंने घबरा कर अपनी नजरें झुका ली थी। वो मेरे करीब आकर बैठा और मुझे बस गौर से देखता रहा और फिर ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी और फिर जब उसकी नजरों की तपश का एहसास हुआ तो मेरे सारे वजूद से पसीने छूट गए। मैंने अपनी मुट्ठियां बींच ली थी और दोबारा उसकी तरफ ना देखा था। उसकी आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी थी और अब के बाद उसके लहजे में सख्ती थी। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे थे और मैं शर्म से चूर चूर हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, नजर उठाकर उसे देखूं या फिर कोई सवाल पूछूं। इतने में उसने बुरी तरह मेरा घूंघट खींचकर दूर फेंका था और फिर चीख कर कहा था कि सुनाई नहीं देता, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने पूरे कपड़े उतार दो। उसकी आवाज पर मैं उस तरह रोई थी, उसकी आवाज ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मेरे रोने पर जोर जोर से चीखा और कहने लगा कि अपनी आवाज बंद रखो, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वहशत उतर आई थी। वो अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। मैंने डरते डरते अपनी शर्ट साइड पर करनी शुरू की तो वो बड़े मजे से सिगरेट होंठों पर लगाकर मुझ पर नजरें जमाए बैठ गया। मैं शादी को लेकर बहुत ज्यादा तो खुश नहीं थी और ना ही कुछ ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, लेकिन मेरा शौहर मेरे साथ ऐसे सलूक करेगा मुझे इसकी तवक्को भी नहीं थी। धीरे धीरे लरजते कामते मैंने अपने वजूद से अपने कपड़े जुदा कर दिए थे और बस सर झुकाए शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। वैसे तो हमारा जायज रिश्ता था और अपने शौहर के सामने इस तरह पेश होना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जो कुछ मेरे शौहर ने किया था वो अंदाज गलत था। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी। मैं बिल्कुल बेलिबास थी। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे वो उठकर मेरे करीब चलाया। मैं डर के अपने आप में सिमट गई कि अब ना जाने क्या करेगा, लेकिन उसने मेरा बिस्तर सेट किया और कहने लगा चलो लेट जाओ, रात बहुत हो रही है। और फिर उसने मुझे ऐसे ही बरहाना हालत में बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी बिस्तर पर लेट गया। मैं पूरी तरह कपकपा रही थी कि न जाने वो रात मुझ पर कैसे कैसे सतम ढाएगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मेरा शौहर सो चुका था। उसके खराटों की आवाज पूरे
कमरे में गूंजने लगी थी और मैं बेहाना हालत में अपनी ही जगह पर लेटी रह गई थी। शोहर के सो जाने के बावजूद भी मैं इतनी ही खौफजदा थी कि अपनी जगह से उठकर दोबारा अपना लिबास भी ना पहन सकी थी। मेरी आंखों में गुजरी रातों का मंजर चल रहा था कि काश मेरा बहनोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता तो मेरी बहन मुझे अपने घर से बाहर ना निकालती। मेरे अब्बा के इंतकाल को 3 महीने हुए थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई थी क्योंकि हमारी अम्मा का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। ऐसे में मेरी बड़ी बहन ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने ससुराल ले गई जहाँ उसका शौहर और 4 बच्चे रहते थे। मुझे तसल्ली थी कि मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है, लेकिन फिर मेरे बहनोई की नजरों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। बहाने बहाने से वो मेरे करीब रहने लगे, कभी मुझे छूने की कोशिश करते तो कभी अजीब और गरीब सी बातें करते। हर वक्त वो अपनी नजरें मेरे वजूद पर जमा कर बैठ जाते। 1-2 दफा तो उन्होंने मेरे दुपट्टा पकड़कर खींच लिया था और फिर उसे मजाक का नाम दिया था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये मजाक नहीं है। एक लड़की अपने ऊपर उठने वाली निगाह को बहुत अच्छी तरह पहचानती है और मुझे यही लगता था कि मेरे बहनोई की नजरें ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनके रहम करम पर जी रही थी, बिल्कुल खामोश थी। फिर एक दिन मैं नहा कर निकली तो मेरे पास दुपट्टा नहीं था। मैं बिल्कुल बेफिक्र थी क्योंकि मेरे हिसाब से इस घर में मेरे बहनोई मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं सुकून से अपने गीले बालों को सुखाने लगी। लेकिन इतने में सुहेल भाई किचन से निकल कर मेरी तरफ चले आए और बेइख्तियार ही उन्होंने मेरे बालों को छुआ था। मैं घबरा कर पीछे हटी थी और मुस्कुरा उठे थे। मेरा चेहरा खौफ से जद पड़ा था और इतने में मेरी बहन वहां आ गई थी अपने शौहर की मौजूदगी और मेरे चेहरे के तासुरात देखकर ये बात मेरी बहन ने भी महसूस कर ली थी कि सुहेल भाई का रवैया कुछ अजीब सा है। फिर एक रात को हद हो गई। मेरी बहन बच्चे को सुलाने के लिए अपने कमरे में चली गई तो मेरे बहनोई बगैर इजाजत मेरे कमरे में चले आए। मैंने उन्हें देखा तो पूछा, सुहेल भाई की किसी चीज की जरूरत है क्या? वो सीधे बिस्तर तक आके और कहने लगे, हाँ मुझे एक जवान और हसीन बीवी की जरूरत है। बच्चे पैदा करके तो मेरी बीवी बेडौल हो गई है। उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में बेहयाई भरी हुई थी। वह हवसदा नजरों से मुझे देखते हुए मेरे बिस्तर पर आए तो मैं घबरा कर खड़ी हो गई। सुहेल भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उनके ही बिस्तर पर गिरी थी। मेरे हलक से चीख निकली तो मेरे मुंह पर हाथ रखकर वो कहने लगे, तुम्हारे करीब रहकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना घाटे का सौदा किया है। मुझे तुम्हारी बड़ी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी चाहिए थी। इससे पहले कि मैं अपने बहनोई की किसी बात का जवाब देती, मेरी बहन पीछे से चली आई और उसने मुझे सुहेल भाई के साथ बिस्तर पर देख लिया। बस फिर क्या था, उस रात घर में खूब हंगामा हुआ। मैंने अपनी बहन को बताना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर अगले ही दिन मेरी बहन ने यह तय कर लिया कि मैं मजीद उसके साथ नहीं रह सकती। वो तो चाहती थी कि मैं किसी यतीम खाने चली जाऊं, लेकिन मैंने उसके आगे हाथ पांव जोड़ दिए कि मैं किसी यतीम खाने नहीं जा सकती। मुझे इस बात पर गुस्सा था कि गलती सुहेल भाई की थी, लेकिन सजा मुझे मिल रही थी। मेरी बहन अपने शौहर को कुछ कहने के बजाय मेरे साथ जुल्म करने पर उतर आई थी। मैंने अपनी बहन से इल्तिजा की कि मैं किसी यतीम खाने या दारुलमान नहीं जाना चाहती, इसलिए फिर उसने मेरी शादी का फैसला किया और जल्दबाजी में रिश्ते वाली के जरिए रिश्ता तय करके सादगी से मुझे रुखसत कर दिया। सुहेल भाई ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह वो मेरी शादी रुकवा दें। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी उनकी ढटाई में कोई फर्क नहीं आया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बहन उन्हें नहीं छोड़ सकती। हम बहनों के पास कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं था और इसी बात का वो फायदा उठा रहे थे। मेरी बहन को भी मालूम था कि मुझ जैसी जवान और हसीन लड़की को अपने घर रखकर वो अपने ही घर गृहस्थी को तबाह कर लेगी। इसलिए मेरे बारे में सोचने के बजाय उसने अपने घर को बचाने का फैसला किया था और मुझे हमाद के साथ रुखसत कर दिया था। मैंने ये सोचकर शादी की थी कि कम से कम एक छत और शोहर का तहफ्फुज नसीब हो जाएगा, फिर भले ही वो बड़ी उम्र का या गरीब ही क्यों ना हो, मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन जिस तरह का सलूक मेरे शोहर ने मेरे साथ किया था, उसके बाद तो मुझे अपनी जिंदगी जहन्नुम नजर आ रही थी। सारी रात मैं यूं ही बरहाना हालत में अपने शोहर के पहलू में लेटी रही थी। फिर सुबह जब वो उठा था तो उसका लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। एक नजर मुझ पर डालकर कहने लगा, जाकर लिबास पहनो, तैयार हो, मामा नीचे इंतजार कर रही होंगी। उसके बदले हुए लहजे को सुनकर मैं फिर भी हैरान रह गई थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर नीचे पहुंची तो वहां मेरी सास डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उन्होंने बस एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली थी और तोहफे के नाम पर कीमती सोने की अंगूठी मुझे दी थी। मैं तो उन्हें यह भी ना बता सकी थी कि उनके बेटे ने रात मेरे साथ क्या सलूक किया। हम आदमी साथ भी बैठे थे। नाश्ते के बाद मेरी सास कहने लगी कि वो अपने बड़े बेटे के पास दुबई जा रही है, क्योंकि अब हमाद की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं आ गई हूँ। इतनी जल्दी में शादी भी उन्होंने इसलिए की थी कि उनका वीजा लग गया था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे हमाद के हवाले छोड़ दिया था और खुद उसी शाम चली गई। सारा दिन हमाद न जाने कहाँ रह गए थे। उनका कोई कारोबार था, शायद वो इसी में मसरूफ थे और मैं कमरे में बंद बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती जा रही थी। और फिर जब रात को
को वो आया तो उनके होंठों में सिगरेट थी और नजरें फिर मेरे वजूद पर जमी थी। मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहने लगे, चलो शाबाश, कपड़े उतारो और वो एक तरफ रख दो, तुम मुझे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हो। मैंने हमाद से कहा, क्या मेरे शोहर हैं, मुझ पर हक रखते हैं तो फिर इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही हमाद ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर तेज लहजे में कहने लगे, मेरे साथ जबान चलाने की जरूरत नहीं है, अगर सीधी तरह कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। अचानक ही उनके हाथ में मुझे ब्लेड नजर आई और ये देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए थे और आंखें बंद करके खड़ी हो गई थी। मेरी इस हरकत पर हमाद कहने लगे कि ऐसे क्यों खड़ी हो, चलो लेटो। और फिर जबरदस्ती उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद मेरे साथ ही लेट गए, लेकिन मुझे हाथ तक ना लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। सारी रात में बस आंसू ही बहाती रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। ना शोहर का मजाक समझ में आया, ना सुहेल भाई की हवस परस्ती। मेरी सास का अचानक चले जाना भी कौन अपनी नई बहू को इस तरह बेटे के पास छोड़कर जाता है। इस घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी, लेकिन मेरी जिंदगी में हर चीज अधूरी थी। और फिर ये दूसरी रात भी ऐसी ही गुजर गई थी और आहिस्ता आहिस्ता दिन इसी तरह गुजरने लगे। सारा दिन मैं खामोश चुपचाप सी बैठी रहती। एक मुलाजमा आती जो सारा काम काज करती और फिर वापस चली जाती। खाना भी वही तैयार करती। मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बस ज़हनी मरीजा के तौर पर एक कोने से लग गई थी। सारा दिन खामोश बैठती और रात पर बुरहाना हालत में गुजार देती। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे शोहर में और उसके सिवा और कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी थी, ना ही कोई असियत दी थी। ना मुझसे कोई बदकलामी करते थे, ना यतीम होने का ना ताना मारा था, ना खाली हाथ रुखसत होकर आने का ताना दिया। बस उनकी एक ही बात होती कि बरहाना हो और लेट जाओ। और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ हमाद के लिए नरम होता जा रहा था। मेरा दिल चाहता था कि वो मेरा हाथ पकड़े, मोहब्बत भरी बातें करे। इतने खूबसूरत शोहर से मुंह फेरना मेरे बस में नहीं रहा था। फिर शायद निकाह की भी कशिश थी। मेरे दिल में उनके लिए जगह बन रही थी, लेकिन हमाद ने ना कभी मेरा हाथ पकड़ा था, ना मोहब्बत के दो बोल बोले थे। मैं धीरे धीरे उनकी साथ के लिए तरसने लगी थी। जवान थी, जज्बात और ख्वाहिशात मेरे दिल में भी थे। फिर मेरा महरम मेरे पास होता था तो मैं उसका साथ भी चाहने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं हमाद की तरफ से पहल का इंतजार करने लगी, क्योंकि इन महीनों में मेरा दिल हमाद से जुड़ गया था। लेकिन हमाद ने कोई पहल ना की तो मैंने एक रात फैसला किया कि हमारे दरमियान की दूरियां मिटा दूंगी। शायद कि इसी तरह हमारा रिश्ता कुछ बेहतर हो जाए। दरअसल मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी, इसलिए उस रात जैसे ही हमाद सोए थे तो मैंने खुद उनके कपड़े उतार दिए। लेकिन फिर मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरे शोहर के जिस्म पर तो मैं अभी उन्हें देख रही थी कि हमाद की आंख खुल गई थी। और जैसे ही वो उठे और उन्होंने देखा कि उनके वजूद पर कपड़े नहीं है तो नफरत से मुझे देखते हुए अपने कपड़े पहनने लगे। मैंने हटकलाते हुए हमाद से पूछा, ये सब क्या है? तो वो इससे पहले कमरे से बाहर जाते मैंने फौरन उन्हें पकड़ लिया, उन्हें बाजू से थामा और बिस्तर पर बिठाया, उनके कदमों में बैठ गई और उनसे कहा, हमाद मुझे बताइए क्या मामला है? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी साथी हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। अगर आप अपनी परेशानी, अपना मसला मुझे बताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत वाली बात पर हमाद ने हैरत से मेरी तरफ देखा था। फिर वो रोने लगे थे। मैं हैरत से उन्हें बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ देख रही थी। फिर हमाद ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। हमाद कहने लगे कि मेरे बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे बाबा मुझे अच्छी तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए अपने साथ लंदन ले गए थे। मेरी मामा और बाबा लंदन में ही रहते थे और मैं वहीं के स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत बड़ा स्कूल था जहाँ अमीरों के बच्चे आते थे। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन था, इसलिए हर एक की नजर मुझ पर ठहरती थी। मैं इसी तरह कॉलेज में पहुंच गया। फिर एक रोज छुट्टी के वक्त मुझे क्लास के कुछ लड़कों ने असाइनमेंट के नाम पर रोक लिया। मैं उनके साथ रुका तो वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गए कि मिलकर असाइनमेंट बनाएंगे। मैं सीधा साधा था उनके आगे, मेरी ज्यादा ना चली। वो अंग्रेज लड़के थे। मैं उनके साथ उनके घर पहुंच गया और वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो घर बिल्कुल खाली था। वहां और कोई नहीं था, बस वो 6 लड़के और मैं था। फिर अचानक उन लड़कों ने मुझे कहा कि अपने कपड़े उतारो और ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये क्या मजाक है? तो उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे मजबूर किया कि मैं अपने कपड़े उतारूं और फिर खुद खींच तान के मेरे कपड़े उतार दिए। मुझे बहाना करके उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी आई थी और फिर उन लड़कों ने बारी बारी मुझे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे अज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे ज्यादती का निशाना बनाकर अपनी हवस पूरी करके वो मुझे छोड़कर फरार हो गए थे। शाम तक मैं उसी घर में पड़ा रहा था और फिर मेरे अम्मा अब्बा पुलिस की मदद से मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे थे। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे वालिद ने पुलिस केस करवाया और लड़के
लड़के गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से मेरी ज़हनी हालत ठीक ना हो सकी। मैं हर रोज जीता, हर रोज मरता था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरे बाबा मुझे लेकर वापस पाकिस्तान आ गए। मेरी तालीम भी अधूरी रह गई। फिर मेरे खातिर बाबा ने दूसरी शादी की ताकि कोई औरत अगर मुझे संभाले, लेकिन मैं सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहता। कुछ वक्त गुजरा तो बाबा ने मुझे कारोबार में शामिल किया, मेरा ध्यान बटाया। मेरी सौतेली माँ ने भी मेरा बहुत ख्याल किया, जबकि वो पहले से 3 बच्चों की माँ थी और उनके बच्चे दुबई में रहते थे। वो बाबा की दोस्त की बेवा थी, जिससे बाबा ने मेरी खातिर शादी की थी। मेरी सहनी हालत को देखते अपने बच्चे को छोड़कर वो यहाँ मेरे साथ रही और फिर मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। मेरी सहनी हालत अभी बेहतर नहीं थी, मगर डॉक्टर ने कहा था कि मेरी शादी के बाद शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मामा ने मेरी शादी करवाई, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास जाना था। मुझे भी लगा था कि शादी के बाद शायद मैं समझ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने उस रात तुम्हें कमरे में देखा और मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मेरे आगे बिल्कुल बेबस हो और जो मैं चाहूंगा करूंगा, तो मेरे अंदर बदले की आग ने जन्म लिया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो उन लड़कों ने मेरे साथ किया था। मुझे बेबस पाकर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता तुम्हारे कपड़े उतार कर मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती थी, जैसे मैंने अपना बदला ले लिया हो। इसलिए मैंने हर रात तुम्हारे साथ यही सलूक करने लगा। साथ साथ मेरा इलाज भी चल रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को भी अपनी इस मसले से आगाह किया, तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और धीरे धीरे मेरे दिल को नरम करने लगे। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन खुद को इस जुल्म से भी ना रोक पाया जो मेरे साथ हुआ था। मगर आज तुमने मेरे जिस्म पर मौजूदा सारे निशान देख लिए जो उन लड़कों की बदौलत मुझे मिले थे। बहुत इलाज के बावजूद भी ये निशान नहीं गए और इस वजह से मुझे हर दिन वो शाम याद आती है जब मैंने अपना आप लुटाया था। हमाद रोते हुए कहने लगे, एमन मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर वो शाम भारी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर किसी से उस शाम का बदला लूं। हमाद अपने बालों को मुट्ठियों में नोचता रो रहा था। उनकी बात सुनते ही मैंने उन्हें सीने से लगा लिया था। उनके जिस्म पर मौजूदा जख्मों के निशानात ने मेरा दिल जीत लिया था और ये जानकर हमाद जैसे खूबसूरत लड़के के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, मेरा दिल कांप उठा था। आजकल के दौर में लड़के भी महफूज नहीं है, ये सोचकर ही मैं घबरा गई थी। मैं तो यतीम खाने जाने के नाम से इसलिए डरती थी क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। मुझे तो सुहेल भाई भेड़ दिखाई देता था। मैं ये समझती थी कि मैं यतीम हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं, लेकिन हमाद अपने मामा और बाबा के होते हुए भी चंद आवारा लड़कों की भेड़ चढ़ गया था। हमाद की सच्चाई जानने के बाद मैंने हमाद को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और तवज्जो देनी शुरू की। उनका इलाज तो पहले से चल रहा था। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास जाने लगी और फिर धीरे धीरे हमारे दरमियान के ताल्लुकात बेहतर होने लगे। आज मेरी और हमाद की शादी को 3 साल होने वाले हैं। इन सालों में उनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उनका रवैया नॉर्मल हो रहा है। मैं दुआ करती हूँ कि किसी लड़के के साथ ऐसी ज्यादती ना हो। बेटियों के हक में तो हर कोई दुआ मांगता है, लेकिन हमें बेटों के अच्छे नसीब की भी दुआ मांगनी चाहिए, वरना हम आज जैसे अमीर और खूबसूरत लड़के भी फंस जाते हैं।